शुरू करते हैं। तो मापन किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। मापन क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग। जैसे आप किसी चीज को मापते हैं, जैसे या तो लिक्विड को लीटर में मापते हैं, या किसी भी मास को यानी द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। या किसी भी लंबाई को आप किस में मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, अलग अलग पैमाना से मापते हैं ना। तो बताइए मापन किसे कहते हैं। अगर आपको बोला जाए 1 kg, इसका मतलब क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? 1 kg बोलने से आपके दिमाग में क्या आता है? 1 kg बोलने से 1 किलो का कोई वस्तु दिमाग में शेप बनता है नहीं। अगर हम 1 किलो बोलते हैं तो आपके दिमाग में शेप बनेगा कि इतना छोटा होगा। ऐसा नहीं ना कि हम 50 किलो बोलेंगे तो इतना छोटा आपके दिमाग में शेप बनेगा। 50 किलो बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक या तो खाद का बोरा, सीमेंट का बोरा या चावल से भरा हुआ बोरा आपके दिमाग में शेप बनेगा। 1 किलो बोलेंगे तो नमक के पैकेट जितना बड़ा शेप बनेगा। ऐसा नहीं ना 1 किलो बोलेंगे तो सीमेंट के बोरा के बराबर शेप बनेगा दिमाग में, वो भी नहीं बन सकता है। तो मापन का मतलब होता है कि जब किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, मान लेते हैं कि एक झोला चावल लेके अंदर प्रवेश किए, तो आप देख के बता दीजिएगा कि 1 किलो चावल लेके आए हैं। नहीं बता सकते हैं। अगर कोई मान लेते हैं कि 1 किलो झोला रुई लेके आया है, कोई व्यक्ति दूसरा है जो 1 झोला चावल लेके आया है, तो देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि कितना उसका वजन होगा जब तक कि उसको तराजू पर रखकर हम उसको तुलना नहीं कर लेंगे। एक तरफ हम रुई रखेंगे, एक तरफ पहले से हमको पता है कि बटखारा का वजन कितना है, 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, अलग अलग हम बार बार उसको एक्सचेंज करते हैं ना, जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए। तो ये तुलना हो रहा है ना, तराजू पर हम किसी चीज को यदि तौलते हैं, इसका मतलब हम उसको तुलना करते हैं। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो पहले क्या करता है दुकानदार? एक तरफ बटखारा चढ़ाता है और दूसरे तरफ सब्जी चढ़ाता है, और जैसे ही कांटा बराबर हुआ इसका मतलब तुलना हो गया। अब तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, तो इलेक्ट्रिक में तो डिजिटली दिखता है, जिसमें 5 किलो लेना है तो 5 किलो पूरे पूरे दे सकता है। अब इलेक्ट्रिक इसीलिए लाया गया है ताकि एक्यूरेसी को दिया जा सके। पहले क्या होता था, थोड़ा सा और दीजिए ना जी, थोड़ा सा और दीजिए ना जी, ऐसा बोलते थे ना। हम कांटा वाला तराजू में संतुष्टि नहीं कर पाते थे। कांटा वाला से पहले वो रस्सी वाला होता था ना, रस्सी वाला डंडा में बांध दिया रस्सी, तो उसमें और भरोसा नहीं होता था, इसलिए बोलते थे थोड़ा और दीजिए। यानी बेचने वाला को भी घाटा और कभी कभी खरीदने वाला को भी घाटा लग जाता था उसमें। इसलिए फिर आया क्या? बटखारा वाला सिस्टम। तो बटखारा वाला में देखा जाता था कि ऊपर का जो इस तरह से निकला हुआ है जो, और नीचे वाला जो कांटा, दोनों अगर सामने सामने हो गया तो कहते थे कि बैलेंस हो गया। अब उस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी सिक्कड़ चढ़ जाता है तो उसमें भी कोती मरा जाता है, पता है ना। तो उसको भी हटा दिया गया। अब आ गया इलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला में अगर 5 किलो लिखा गया तो कहते हैं ठीक है 5 किलो। हम बोल नहीं सकते हैं कि थोड़ा सा और दीजिए। जब 5 किलो शो कर रहा है तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और दीजिए? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको 5 किलो कंप्लीट हो गया। हाँ, 1-2 ग्राम काम रहेगा तो भले बोल सकते हैं। तो काम नहीं दे सकता है, ज्यादा दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं मापन को। तो मापन क्या है? तो कह सकते हैं कि जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? हाँ, मापन 2 प्रकार के होते हैं। एक संख्यात्मक मापन होते हैं और दूसरा गुणात्मक मापन होते हैं। एक संख्यात्मक मापन होता है और दूसरा गुणात्मक मापन होता है। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं की माप अलग अलग रूप में करते हैं या अलग अलग पैमाने के द्वारा करते हैं। जैसे हम सोने को अगर मापते हैं या सोने को तौलते हैं तो किस आधार पर तौलते हैं? गुण के आधार पे। सोना को किस आधार पे तौलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सोना में गुण ज्यादा है। क्या सोना तौल लेगा तो 2-4 ग्राम ज्यादा दे देगा, लेकिन आलू तौलेगा तो 50 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा दे देगा? नहीं। जैसे इसमें एक आती है कि अगर मक्खी आलू तौलते समय तराजू पर बैठ जाए तो उसको भगाते हैं? नहीं भगाते हैं। लेकिन अगर सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो भगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल्य का वैल्यू है, यहाँ पे गुण का वैल्यू है। सोना जो है उसमें बहुत ज्यादा गुण है, किसके तुलना में? आलू या किसी अन्य वस्तु की तुलना में, जिसका प्राइस क्या है? कम है। तो हम लोग जानते हैं संख्यात्मक मापन। संख्यात्मक मापन का मतलब क्या? किसी वस्तु को हम क्या करते हैं उसमें, बोलिए, संख्यात्मक मापन में क्या करते हैं, बोलिए?
अरे संख्यात्मक को ही मात्रात्मक कहते हैं जी। मात्रात्मक यानी किसी वस्तु को मात्रा के आधार पर जब मापा जाता है ना तो उसे हम मात्रात्मक मापन कहते हैं। गेहूं, चावल, आटा किस आधार पर उसको तौलते हैं? मात्रा के आधार पर ना। गेहूं, चावल, आटा ये सबको हम मात्रा के आधार पर उसको हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। लेकिन सोने, चांदी, हीरे, मोती को हम किस आधार पे मापते हैं? उसके गुण के आधार पे मापते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि सोना को केजी में मापा नहीं जाता है, बल्कि सोना को ग्राम में, यानी और भी उससे छोटा छोटा जो है। और इसकी शुद्धता किसमें होती है? कैरेट। किसमें? कैरेट में होती है। किसमें? कैरेट में होती है। लेकिन इसकी शुद्धता किसमें होती है? बताइए। जो हमारा समान वस्तु गेहूं, चावल, आटा, इसकी शुद्धता किसमें है? जो दिख रहा है यानी साफ है, क्लियर है, तो उसी में हम इसको शुद्धता समझते हैं। बाकी इसकी हम मात्रा पर जाते हैं। इसमें हम शुद्धता पर जाते हैं, तो इसमें किसमें जाते हैं? मात्रा पर जाते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से फिर हम लोग जानते हैं कि मापन का दो रूप होता है। कौन कौन सा? मापन का दो रूप होता है, नंबर और दूसरा यूनिट होता है। मात्रा का कितना रूप? दो रूप होता है। एक नंबर होता है और दूसरा यूनिट होता है। नंबर का मतलब होता है संख्या और यूनिट का मतलब होता है मात्रक। हम जानते हैं किसी चीज को जब मापते हैं तो हमको उसमें दोनों का होना जरूरी है, मतलब संख्या और दूसरा मात्रक। अगर संख्या नहीं रहेगा तो मात्रक अधूरा, मात्रक नहीं रहेगा तो संख्या अधूरा, यानी हम उसको माप नहीं सकते। यानी कहने का अर्थ, इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो 5 केजी की बात करें। अगर हम 5 केजी में 5 को ढक दें, सिर्फ आपको केजी दिखाएं, तो आप क्या समझिएगा? कोई दिमाग में शेप बनेगा? हम 5 केजी बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक शेप बनता है, लेकिन हम 5 को ढक दें तो आपके दिमाग में क्या बनेगा? कोई शेप नहीं बनेगा। हम कहीं पे भी, जैसे आइए 1 आवर लिख दें, तो 1 आवर लिख दे तो दिमाग में एक आइडिया आता है कि 1 आवर किसको कहते हैं। लेकिन सिर्फ आवर लिख दें तो आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, सर्चिंग पे लग जाता है कि क्या कहना हम चाहते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि मात्रक के साथ साथ संख्या का होना जरूरी है, तभी वह मापन कंप्लीट होता है। जैसे 5 केजी हो गया, 4 आवर हो गया, 2 डेज हो गया, और भी ले सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर हो गया और 2 मीटर हो गया। इस प्रकार से हम मात्रक के साथ साथ किसको रखते हैं? यूनिट को रखते हैं। तो ये नंबर है। नंबर का मतलब संख्या और केजी का मतलब क्या है? मात्रक यहाँ पे है। तो बिना, जैसे संख्या के बिना मात्रक जिस प्रकार से अधूरा है, उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो दिमाग में आइए जाएगा? नहीं आ जाएगा। अगर हम राम का नाम लेंगे तो सीता का नाम अपने ऑटोमेटिक आप आ जाएगा। अगर हम ही आपके बीच हस्बैंड का नाम लेंगे तो दिमागों में खुद आ जाएगा, तो वाइफ के बारे में भी हम बोलना चाहते हैं। नहीं, उसी प्रकार से ये भी है। जिस प्रकार से पति पत्नी के बीच रिलेशन होता है, जिस प्रकार से सीता राम के बीच रिलेशन है, जिस प्रकार से राधा कृष्ण के बीच रिलेशन है, जिस प्रकार से आसमान जमीन के बीच रिलेशन है, उसी प्रकार से रिलेशन किसके बीच है? संख्या और मात्रा के बीच रिलेशन है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरा के बिना पहला अधूरा है। बोल सकते हैं ना? अगर हम आसमान का नाम लें और जमीन का नाम नहीं लें तो अधूरा है। राधा का नाम लें, कृष्ण का नाम नहीं लें तो नाम क्या है? अधूरा है। तो उसी प्रकार से ये भी क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि आखिर मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में इतना एजुकेशन नहीं था, तो लोग किस प्रकार से किसी चीज का मापन करते थे वो आपको भी कुछ पता है। पहले कुटुंब अगर घर में, गांव में आ जाता था, मोहल्ले में, तो चाय लाने के लिए, चीनी लाने के लिए, आटा लाने के लिए बगल में कटोरा गिलास लेके जाते थे, डब्बा लेके जाते थे, और चीनी, यानी जिनके यहाँ समस्या होता था, क्योंकि पहले गरीबी बहुत था। अब तो सबके यहाँ सब चीज उपलब्ध है, फिर भी कुछ ना कुछ घटिए जाता है। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? कटोरा, डब्बा, गिलास लेके जाते हैं और लेकर चले आते हैं। और फिर उसमें समस्या क्या होता था कि मान लेते हैं कि हम इतना बड़ा कटोरा या इतना बड़ा डब्बा से हम कोई चीज बगल वाले से, अपने गोतिया यहाँ से लाए, और मान लेते हैं कि ये डब्बे गया, कुछ दिन के बाद भूल, तो फिर वापस करने का बारी आया तो हम छोटका डब्बा में ले जाके उसको वापस कर दिए। तो क्या कहेगा कि यही जी ले गेलू हल बड़का डब्बा से पहुंचेलू है छोटका डब्बा से। तो कहबू ना कि डब्बे से ले गेली हला, डब्बे से पहुंचा रही, तो दिक्कत क्या है?
तो यहाँ पे समस्या किसकी आ रही है? समस्या आ रही है मात्रा की। किसकी समस्या आ रही है? मात्रा की। मात्रा के यहाँ पे क्या है? कम है। अरे वस्तु वही है, सामान वही है, बस यहाँ पे मापन क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए ये सारी समस्या था। अगर दो देशों के बीच अगर मान लेते हैं कि किसी चीज का आयात और निर्यात करना होता था, जैसे तेल का आयात, अगर हम मान लेते हैं कि हम पानी से तेल बदलते हैं, तो अगर भारत वाला 1000 लीटर अगर पानी देता था, तो माने उसका कंटेनर अलग अलग साइज का हो सकता है, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग कंपनियां जब कंटेनर बनाती है, या बज जिसको हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है साइज में डिफरेंस हो सकता था, तो वहां भी समस्या आती थी। हम लोग क्या करते थे, गांव में आध कनमा, एक पौआ, ये सब इस्तेमाल करते थे ना, लेकिन वो सब दूसरे जगह इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए वहां भी समस्या आती थी। हम लोग गांव में किस चीज का इस्तेमाल करते थे? जैसे हम लोग गांव में अलग अलग चीज, जैसे हम लोग डेगो से माप लेते थे खेत को, लगियों से नाप लेते थे, किसी लंबाई को हम लोग हाथों से नाप लेते थे, यानी फीता उता पहले उतना नहीं होता था, क्योंकि मात्रकों की पद्धति ही नहीं थी। तो जब मात्रकों की पद्धति ही नहीं थी, तो क्या करते थे लोग? मनमाने ढंग से सामान को लेते थे, देते थे। अभी भी आप देखते होंगे कि आलू जब बेचा जाता है खेतों से, तब बोड़े से ही नाप के बेच दिया जाता है, होता है ना? तो हो सकता है कि उसमें आधा किलो ज्यादा, 1 किलो ज्यादा या 1 किलो कम भी हो सकता है। नहीं, तो इस प्रकार से मापन की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग लेन देन ऐसे ही करते थे जिसमें समस्या आती थी। और इसी को सही करने के लिए सभी देशों के वैज्ञानिक या प्रतिनिधि ने मिलकर इसको दूर करने का सुझाव दिया या मीटिंग किया, और दूर करने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग पद्धति का निर्माण किया, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति नाम देते हैं। तो मात्रकों की पद्धति हम लोग जानते हैं अलग अलग देशों के द्वारा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सीजीएस की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति की हम बात करेंगे, तो सीजीएस पद्धति, आइए सीजीएस पद्धति की बात करते हैं, और फिर हम एक एफपीएस पद्धति की बात करते हैं, और फिर एमकेएस पद्धति की बात करते हैं, और फिर एसआई पद्धति की बात करते हैं। तो ये सारा हमारा पद्धति है, और इसी पद्धति के आधार पर हम लोग जो भी लेन देन करते हैं, यानी पैमाने के आधार पर, इसी के आधार पर करते हैं। अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि लंबाई का सीजीएस में मात्रा क्या होगा, द्रव्यमान का सीजीएस में मात्रा क्या होगा, और समय का सीजीएस में मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका जो सी फॉर्म है, सी क्या बताता है? लंबाई के लिए सेंटीमीटर। क्या बताता है? लंबाई के लिए सेंटीमीटर। और जी द्रव्यमान के लिए क्या बताता है? ग्राम बताता है। और एस सेकंड बताता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। उसी प्रकार से हम इसमें चलते हैं, तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? फुट होता है, फुट या फीट उसी को बोलते हैं। और पी से पाउंड होता है, और एस से सेकंड होता है। यानी ये वाला जो वर्ड होगा ये कॉमन हो जाएगा, सेकंड वाला सारा वर्ड कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे हम एमकेएस पद्धति की बात करते हैं, तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तब मीटर यहाँ लिखेंगे, और के से केजी यानी किलोग्राम होता है, और एस से यहाँ पर भी सेकंड होगा। और हम ये भी बताए थे कि एमकेएस पद्धति की देन है कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति को ही हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी एसआई पद्धति में जैसे हम बात करेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो मीटर यही वाला होगा, द्रव्यमान का केजी होगा, और समय का सेकंड होगा। अब हम बात करते हैं कि ये सारा पद्धति किसने दिया था, यानी किन देशों की ये देन है। तो सबसे पहले हम सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति को हम कौन सा पद्धति कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति का खोज किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति का खोज कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। और एमकेएस पद्धति को व्यापारिक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति का खोज सभी देशों के वैज्ञानिक व्यापारियों के द्वारा किया गया, इसलिए इसको हम व्यापारिक पद्धति के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार फिर से
हम जानते हैं कि मात्रकों की पद्धति किसको कहते हैं, तब मात्रकों को अलग अलग पद्धतियों में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। और मात्रकों की पद्धति ये हमारा होता है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, जिसमें सीजीएस में हम जानते हैं कि सीजीएस पद्धति का खोज फ्रांस में हुआ, जिसको हम फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति का खोज ब्रिटेन में हुआ, इसलिए इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और एमकेएस पद्धति का खोज सभी देशों के व्यापारियों के द्वारा किया गया, या सभी देशों के व्यापारियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम व्यापारिक पद्धति कहते हैं। और एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति का उपयोग पूरे विश्व में होता है, इसको पूरे विश्व के लोग करते हैं, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। एफपीएस पद्धति में एफ से फीट या फुट, पी से पौंड और एस से सेकंड। एमकेएस पद्धति में मीटर, केजी और सेकंड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पौंड। तो हम लोग केक खरीदने जाते हैं ना पौंड में, हम लोग केक खरीदने पौंड में जाते हैं और चावल खरीदने केजी में जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है कि वो लोग चावल भी पौंडे में खरीदता है। इंग्लैंड में चावल भी, यानी कोई भी मात्रा अगर खरीदना हो तो इंग्लैंड में किस में खरीदेगा, पौंड में ही खरीदेगा। यानी इंग्लैंड के पास किलोग्राम नहीं है, बल्कि उसके पास क्या है, पौंड है। इसलिए केक पौंड में बनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि केक हम लोग देश का नहीं है, बल्कि इंग्लैंड का ही देन है। बर्थडे हम लोग का देश का नहीं है, बल्कि इंग्लैंड का ही है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है। हैप्पी बर्थडे उसको काहे नहीं बोला जाता है, कुछ हिंदी में कुछ बोलबू जी, जन्मदिन मुबारक हो, के को बोला थी, सब बोला थी हैप्पी बर्थडे टू यू। ई ना बोला थी कि तोरे 1 साल घाट गलो, 1 साल घाट ना जाए जी। अगर हैप्पी बर्थडे मनावा हो तो 1 साल तो माइनस हो गए, तो ओरा बोलू कि हैप्पी कुछ हैप्पी बोलू हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि 1 साल घट गया तो बर्थडे ना हो गया जी। जिस दिन बर्थडे मनाते हैं वो तो बर्थडे हो गया, क्योंकि उस दिन 1 साल और माइनस हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं भौतिक राशि के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग भौतिक राशि के बारे में जानते हैं। देखिए पहले क्या पढ़े वो सब मायने नहीं रखता, आज जो रिवीजन में आप समझिएगा सुनिएगा वही ज्यादा काम करेगा। अभी जो समझिएगा वो परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन है। तो भौतिक राशि जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हाँ बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं, बोलिए तो, बोला जी भौतिक राशि किसे कहते हैं। और कुछ लैंग्वेज बोलिए, और कुछ लैंग्वेज बोलिए भौतिक राशि। हाँ वैसी राशियां जिसे मापा जा सके, वैसी राशियां जिसे मापने का मतलब क्या, लंबाई में भी माप सकते हैं, द्रव्यमान में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, स्क्वायर फीट, यानी अलग अलग पद्धतियों द्वारा अलग अलग मात्रकों द्वारा उसको माप सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, आज जिसको माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मूल रूप से। भौतिक राशि मुख्यतः कितने प्रकार के, ऐसे 3 वो होता है, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के, 2। तो पहले हम 2 बता लेते हैं, फिर 3 बताएंगे। पहला बताइए क्या होगा, मूल या आधारी, क्या बोलेंगे, मूल या आधारी भौतिक राशि, मूल या आधारी भौतिक राशि। अब बताइए कि मूल या आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं। हाँ वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं रहती है, उसे मूल या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है। अब मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या कितना है, 7 होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पहला आपका क्या है, लंबाई है। अब लंबाई ये राशि है तो इसका मात्रक भी हम लिखते चलते हैं। तो मात्रक क्या होता है लंबाई का, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान, दूसरा हमारा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। और तीसरा हमारा है समय, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। और चौथा हमारा है विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर। और पांचवा है तापमान, तापमान का मात्रक क्या है जी, केल्विन। और पांचवा क्या है,
छठा क्या है? ज्योति तृप्ता। क्या है? ज्योति तृप्ता। तो ज्योति तृप्ता का मात्रा क्या है? कैंडेला। और सातवां नंबर क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा है, तो पदार्थ की मात्रा को आप मोल कह सकते हैं। तब जिनका रिवीजन चल रहा है वो समझिए मास्टर बन गए, वो घर पे कोचिंग खोल के पढ़ा सकते हैं। हाँ जी, जो रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग घर पे खोल के 2-4 को पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ाइएगा तो आपको ज्यादा याद होगा। हम भी पढ़ाने से पहले नहीं जानते थे। कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले जितना पढ़ाता है उतना नहीं जानता है, ये भी मान लीजिए। पढ़ाते पढ़ाते ही टीचर सीखता है। कोई भी जो स्कूल में टीचर पढ़ाना शुरू किया उससे पूछिए कि आपको सब आता है जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो नहीं बोलेगा। वो पढ़ाते पढ़ाते ही सीखता है। हम भी पढ़ाते पढ़ाते ही सीखे हैं। तो आप भी 2-4 को जो कमजोर बच्चा है उसको पढ़ाइए, अभी सीख जाइएगा। अगर ज्ञाता बनना है तो, नहीं तो खाली परीक्षा पास करना है तो पढ़ते जाइए काम चल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से आप अरे जो पढ़े हैं वही पढ़ाइए, फालतू चीज नहीं पढ़ाइए। फालतू चीज कब पढ़ाइएगा? जब आप किताब उलटिएगा, तब नया नया चीज आपको दिखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो ये हम देख लिए कि मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या 7 होती है, और इसी को हम पूरे फिजिक्स का गरम मसाला कहते हैं। पूरे फिजिक्स का गरम मसाला यही है आपका। गरम मसाला में क्या होता है? क्या क्या होता है गरम मसाला में? जैसे उसमें लौंग होता है, इलायची होता है, और क्या होता है? तेज जीरा होता है, गोलकी होता है, और क्या होता है? इलायची तो बोलिए दिए जी, लौंग बोलिए दिए, तो हाँ दालचीनी होता है, और केसर भी होता है। लेकिन केसर कोई देता है इतना महंगा है तो। और बहुत सारे चीज होते हैं, जंगली चीज जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, तो वही है फिजिक्स का ये मसाला है जो 7 को मिलाकर एक गरम मसाला बन जाता है, और इसी का उपयोग हम पूरे फिजिक्स में करते हैं। ये ऐसा कहीं नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये नहीं आता है। सभी चैप्टर, जितने भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़िएगा, सभी में इसका यूज है। अगर ये सातों याद नहीं है, इसका मात्रक याद नहीं है, तो हो सकता है उसमें आपको दिक्कत होगा। इसीलिए इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या आपने करा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? बोलिए। वैसी भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर रहती है, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर रहती है। वैसी भौतिक राशियां जो मूल राशि पर आधारित होती है, अर्थात मूल राशि के सहयोग से बनती है, उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो बोलो तो जी, गैप कर मेरे बोलो डेफिनेशन। व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। व्युत्पन्न राशि कौन कौन से हैं? अरे मूल राशि के अलावा जितने भी पृथ्वी पर भौतिक राशि है सब तो व्युत्पन्न है ना, क्योंकि उसी से बना हुआ है ना। लेकिन 2 को छोड़कर, समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण को छोड़कर सभी क्या हैं? व्युत्पन्न। यानी 7 गो उधर और 2 गो इधर, इन 9 को छोड़कर सभी क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएंगे। उसके अलावा पृथ्वी पर और कोई भी भौतिक राशि नहीं है, लेकिन हमारे आवश्यकता अनुसार नहीं है, या हमारे जरूरत के लिए नहीं है, इसीलिए उसको हम पढ़ाई में नहीं लाते हैं। चलिए अब हम कुछ जानते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन कौन सी राशि है बताइए? विस्थापन हमारा मूल राशि है। विस्थापन कौन सी? क्योंकि लंबाई, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो ये भी क्या मूल राशि कहलाएगा ना। और इन्हीं की सहायता से हम क्या बनाते हैं? जैसे बेग हमारा कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। बेग कैसी राशि है? क्योंकि बेग अकेला नहीं है, बेग के साथ कोई और भी है। कौन कौन है? तो बेग बराबर आप क्या जानते हैं? विस्थापन वटा समय। विस्थापन वटा समय जानते हैं। देखिए इसमें 2 गो आ गया, एगो मूल राशि ये और एगो मूल राशि ये, यानी 2 मूल राशि के सहयोग से कौन बना है? वेग बना है। इसलिए वेग को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं और बीमा भी साथ में निकालते चलते हैं, ठीक है? तो ध्यान दें हाँ जी, वेग का मात्रक क्या होगा? तो विस्थापन का मात्रक अभी क्या बताए? मीटर। और समय का मात्रक मूल राशि में पढ़वे किए हैं सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर बटा सेकेंड, जिसको हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। इसको हम गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर पर
सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। गुना के रूप में लिखेंगे तो जो प्रति में है उसको माइनस पावर लिखना पड़ेगा, अगर माइनस में नहीं लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से बटा में करके लिखे। अब किताब में भी, मैथ के किताब में भी कहीं कहीं देखते होंगे ऐसा लिखा हुआ रहता है। पहले समझ में नहीं करते थे कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं, लेकिन अब तो समझ में आ गया कि उसका मतलब बटा होता है। अब इसका बीमीय सूत्र की अगर बात की जाए तो एम के लिए क्या होता है, देखिए थोड़ा समझा देते हैं बीमीय सूत्र के बारे में। साइड में हम जानते हैं कि जैसे लंबाई के लिए मात्रक क्या आया था, लंबाई के लिए मात्रक मीटर आया था, तो लंबाई के लिए बीमीय सूत्र की बात करेगा तो क्या होगा, लेंथ होता है। जो उसका इंग्लिश वर्ड होता है ना, उसका पहला लेटर ही उसका बीमीय सूत्र हो जाता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे तो किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। लेकिन बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो इसका मास होता है, क्योंकि द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास होता है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका समय, तो समय के लिए हम मात्रक किसका उपयोग करते थे, सेकंड, लेकिन बीमीय सूत्र में हम किसका उपयोग करेंगे, टाइम का उपयोग करेंगे। यानी इन तीनों के अलावा बाकी जो है वही रह जाता है। एक विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को आप क्या लिखते हैं, मात्रक में एम्पियर लिखते हैं, यहाँ पे एम्पियर भी लिख सकते हैं या यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलते हैं। तब मुख्य रूप से आपको यही तीन याद रखने हैं और इसी तीनों से आपका सारा बीमीय सूत्र निकल जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या है, मीटर है तो मीटर के लिए इंग्लिश वर्ड हम लेंथ का उपयोग करते हैं तो एल हो जाएगा। और सेकंड है तो सेकंड के लिए टाइम, अब माइनस है तो माइनस यहाँ भी रहेगा, तो क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो याद रखिएगा कि वेग, अब वेग कहते हैं किसको, तो आप देखिए यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हाँ तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। कुछ भी बोलिए सही हो जाएगा, बस उसमें समय इंगित होना चाहिए। अगर समय को नहीं बोलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी दूरी जाएगा, कोई भी विस्थापन अगर पिंड तय करेगा तो उसमें समय तो लगेगा ना। समय यहाँ पे कांस्टेंट दिमाग में रखना है, समय लगेगा ही लगेगा, बिना समय के कोई काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम समय क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन एवं समय के अनुपात को भी क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चलिए हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा जानते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण किसको, त्वरण बराबर क्या होता है, तो जो अभी अभी पढ़े ना वही लिख दीजिए ऊपर, यानी वेग बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। एक एक स्टेप बढ़ते चला जाएगा। हम अभी अभी वेग पढ़े तो वेग का उपयोग त्वरण में होगा, त्वरण पढ़ रहे हैं तो त्वरण का उपयोग किसमें होगा, बल में होगा। नहीं, तो यहाँ पे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। डिफिनीशन क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हाँ वेग परिवर्तन। देखिए हम समय का नाम नहीं लिए फिर भी समय आएगा, उसमें नहीं बोले फिर भी आएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग एवं समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको जरूरत है किसका, मात्रक का। तो मात्रक कैसे लिखेंगे, तो अभी अभी वेग का मात्रक आया था, क्या आया था, मीटर पर सेकेंड। चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, तो आप इसको पहले तोड़ लीजिए। अब आपसे पूछे कि त्वरण में कितने मूल राशि का उपयोग किया गया है, बताइए तो। हाँ 3 गो। सबसे पहले वेग बराबर क्या होता है, हाँ ऐसा हुआ है 2 ही वो, लेकिन समय का उपयोग 2 बार हुआ है, बोल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा समय, और एक यहाँ समय और है तो भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। नहीं तो गुना हो गया ना। तो 3 भौतिक राशि, लेकिन समय 2 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे विस्थापन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मीटर का। और समय के लिए सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको जरूरत है किसका, बीमीय सूत्र का। तो बीमीय सूत्र में मीटर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लेंथ का उपयोग करते हैं। और समय के लिए हम टाइम का उपयोग करते हैं। -2 है तो -2 हो जाएगा। आया समझ में जी। हाँ तो इस प्रकार से हम LT-2 इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे। अगला हम लेते हैं बल के बारे में, तीसरा है ना, बल के बारे में लेते हैं। बल की बात करते हैं तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखेंगे
अब इसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने भौतिक राशि का उपयोग हुआ है, तो त्वरण में 3 हुआ था, एक चौथा बन गया 4 ना, जिसमें समय का उपयोग कितने बार हो रहा है, 2 बार। समय का उपयोग कितने बार, यानी इसमें द्रव्यमान का उपयोग 1 बार और इसमें वेग कितना, विस्थापन का उपयोग 1 बार, लेकिन समय का उपयोग कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको तोड़ेंगे पहले कैसे, तो पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। द्रव्यमान तो टूटेगा नहीं, क्यों, तो ये मूल राशि ही है, मूल राशि को हम नहीं तोड़ेंगे, और यहाँ त्वरण हमारा व्युत्पन्न राशि है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वेग बटा अभी लिखे थे समय स्क्वायर, यानी समय का स्क्वायर कर देते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए केजी और वेग के लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा स्क्वायर न होगा जी। अरे स्क्वायर कर दिए तो विस्थापन न होगा, हम डायरेक्ट करेंगे तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर करेंगे। विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं गुना में। अब भीमीय सूत्र की बात करेंगे तो अभी बताए थे केजी के लिए किसका उपयोग होता है, मास का, तो एम, अब मीटर के लिए एल और समय सेकंड के लिए t-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ml t-2 हो जाएगा। कोई भी भौतिक राशि आप बोलिए, अब उसी को हम निकालेंगे, ज्यादा उतना तो होगा नहीं। जैसे हम दाब की बात करते हैं, दाब बराबर क्या होता है जी, बल बटा क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा, हाँ, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है। इसका अगर मात्रा कोई पूछेगा तो पहले फॉर्मूला याद रखना होगा। तो बल के लिए किसका उपयोग होता है, अभी निकाले थे ना, बल के लिए किसका उपयोग करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, मात्रक पहले लिख लिए। आज क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, केजी, मीटर एगो नीचे ना बचा, तो केजी प्रति क्या हो जाएगा, प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हुआ कि सेकंड स्क्वायर वो भी नीचे का ही हिस्सा है और मीटर भी नीचे का ही है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया, केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको गुना में लिखेंगे तो केजी इंटू यहाँ पे प्रति मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे गुना में लिख सकते हैं ना। अब इसका बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल -1 और टी माइनस, इस प्रकार से बीमीय सूत्र हो जाएगा। नहीं, अगर सदिश अदिश के बारे में पूछेगा तो क्या बताइएगा, सदिश अदिश के बारे में पूछेगा कि दाब कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, क्या है, हाँ, जब किसी वस्तु के ऊपर हम दाब लगाएंगे तो निश्चित कोई डायरेक्शन में ही जाएगा, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये अदिश भी होता है, जैसे बैलून को दबाएंगे तो क्या होगा, और उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, वो कहीं भी दब सकता है, इसलिए उसको हम कहीं कहीं इसको हम लोग क्या करते हैं, अपवाद में भी रखते हैं, अदिश भी हो जाता है।